अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि दुनिया के स्कूल बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। ये स्कूल बनाए गए थे कि लोगों को एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाया जा सके और फिर उन्हें इंडस्ट्री में लाया जा सके, ताकि वो इंडस्ट्री में नौकरियां कर सकें और डिसिप्लिन के तहत चीज़ें बना सकें। आज की दुनिया में हमें शायद ऐसे स्कूलों की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम बच्चों को स्कूलों में छोड़ने जाते हैं तो हमें छोटी उम्र के बच्चों की खसूसी बात कर रहा हूँ, तो हमें उनकी आहें सुनने को मिलती हैं, उनके आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं। वो स्कूल जाना नहीं चाहते। लेकिन यही बच्चा जब किसी प्लेग्राउंड को देखता है, जब झूलों को देखता है, तो हमारा हाथ छोड़ता है और भागते हुए उन झूलों की तरफ चला जाता है। या फिर इन बच्चों को अगर आप म्यूजियम में ले जाएं, हमारे मुल्क में तो म्यूज़ियम बहुत ही कम है, इसलिए ये चीज़ हमें उस तरीके से विजुलाइज करना मुश्किल होगी कि बच्चे किस तरीके से भागते हुए म्यूज़ियम में जाते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूज़ियम है, वहाँ पर ये चीज़ देखी जा सकती है कि बच्चे कितने शौक से म्यूज़ियम में जाते हैं और जाकर वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिफैक्ट्स देखते हैं और एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हैं। तो एक तरफ स्कूल से बच्चा दूर भाग रहा है और दूसरी तरफ वो म्यूज़ियम और प्लेग्राउंड्स की तरफ जा रहे हैं। वो प्लेग्राउंड में और म्यूजियम में खुश है, जबकि स्कूल में वो डिप्रेस है। तो क्या एंजाइटी के साथ हमारा दिमाग पढ़ सकता है? मैं आपको बहुत सी ऐसी रिसर्चेस का हवाला दे सकता हूं जो कि अब हमें ये बताती है कि एंजाइटी में इंसान ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकता। जब एक बच्चा डिप्रेशन में होता है या उसे सदमा होता है, तो उस वक्त उसकी जो मेमोरी है उसमें एक ख़ास कैफियत पैदा होती है। वो अच्छी मेमोरीज़ को याद नहीं रखते, वो अच्छे एक्सपीरियंस को याद नहीं रखते। जब आप भी सदमे में होते हैं तो आप अच्छे एक्सपीरियंस को बहुत जल्दी भूल जाएंगे। अच्छे इवेंट्स को, पॉजिटिव इवेंट्स को जो आपके साथ होंगे, जब आप सदमे में, आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन सदमे में इंसान नेगेटिव इवेंट्स को और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को बहुत अरसे तक याद रखता है। तो हम लर्निंग तो करते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी हम लर्निंग करते हैं, लेकिन वो लर्निंग ज़्यादातर फियर और पेन से ताल्लुक़ रखती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लर्निंग डिप्रेशन में इसलिए नहीं होती कि लर्निंग के लिए मेमोरीज बनाना बहुत ज़रूरी है, और मेमोरी बनाने का काम हमारे दिमाग में ख़ास हिस्से के पास है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। दिमाग जब स्ट्रेस में होता है तो वो हिप्पोकैम्पस को डैमेज करना शुरू कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये साइंटिफिक वर्ड है, बल्कि साइंस के मैगजीन्स में तो ये लिखा गया कि वो हिप्पोकैम्पस को खाना शुरू कर देता है। स्ट्रेस हिप्पोकैम्पस को खाना शुरू कर देता है, उसे श्रिंक करना शुरू कर देता है। और हिप्पोकैम्पस ने बच्चे की मेमोरीज बनानी होती है, तो मेमोरीज, और बड़े इंसानों की भी मेमोरीज बनानी होती है, तो मेमोरीज तो बन नहीं सकती। उसके साथ साथ स्ट्रेस हमारे दिमाग के सामने वाले हिस्से, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसको भी ओवरलोड कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि इंसान कॉग्निटिव, जो उसकी पढ़ने लिखने की, उसकी जहनी सलाहियतें होती हैं, वो भी बहुत नीचे आ जाती हैं, तो हम पढ़ नहीं सकते। अब हमने खुश रहना है, क्योंकि हमें पता है कि लर्निंग अच्छे मूड में ही हो सकती है, और उसके लिए, खुशी के लिए, जब इंसान कोशिश करता है और वो खुश होता है, तो उसके दिमाग में बहुत सी चेंजेस आती हैं। पहली चेंज ये आती है कि उसके दिमाग में 4 मुख्तलिफ किस्म के, बल्कि इससे भी ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मैं 4 केमिकल का यहाँ पर नाम लूँगा। पहला है सेरोटोनिन। ये ऐसा केमिकल है जो कि मूड को अच्छा करता है, जो कि आपको खुश रखने में मदद देता है। आप बाज़ वक़्त समझते हैं कि मेरा मूड बड़ा अच्छा है, स्पेशली जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद आप देखें, गौर करें कि आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। फिर डोपामिन है, जो कि रिवॉर्ड का और प्लेयर का और मोटिवेशन का केमिकल है। एंडोर्फिन है, जो कि एक नेचुरल पेन किलर है, ये भी प्रोड्यूस होता है। और ऑक्सीटोसिन है, जो कि दोस्तियां करने में मदद देता है। तो ये 4 किस्म के केमिकल्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं जब आप अच्छे मूड में हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए अब दुनिया नए से नए और मुस्तकबिल के स्कूल बना रही है। मैं आपको एक स्कूल की तरफ लेकर चलता हूं, जिसे एरमैन क्रेस्ट एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल कहते हैं। पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में ये स्कूल मौजूद है। और इस स्कूल को टाइम्स मैगजीन ने ये कहा है कि 2022 की बेहतरीन इन्वेंशंस में से एक ये स्कूल भी है, और इसे उन्होंने स्कूल ऑफ द फ्यूचर कहा है।
यहाँ पर दो मुख्तलिफ किस्म की टीमें मिली। एक टीम थी जो कि म्यूज़ियम चलाती थी और ये म्यूज़ियम था पिट्सबर्ग म्यूज़ियम। मैंने यहाँ पर आपको उसका लिंक भी दे दिया है, तो आप उसकी वेबसाइट पर भी जाके देखें। इस म्यूज़ियम में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, समर कैंप्स भी होती हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं। तो आपको सिर्फ जो म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट है कि म्यूज़ियम में सिर्फ आर्टिफैक्ट्स लगे होते हैं और जाके देखते हैं, नहीं, ये वैसा म्यूज़ियम नहीं है, बहुत डिफरेंट म्यूज़ियम है। और एजुकेशनिस्ट मिले, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा दिलचस्प स्कूल बनाएंगे जिसमें बच्चा माँ की उंगली छोड़कर खुद भागता हुआ आएगा। स्कूल बहुत महंगा है, 63 मिलियन यूएसडी डॉलर्स का है, 790 दिन लगे इसे बनाने में। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल है और अगस्त 2022 में इस स्कूल का इफ्तिताह हुआ। मैं आपको इस स्कूल के बारे में जितने भी कुछ आर्टिकल्स हैं उनमें से टाइम मैगजीन का आर्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे रिप्यूटेड आर्टिकल इस स्कूल के बारे में, और इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने इस पर लिखा, क्योंकि इसे 2022 की बेहतरीन इन्वेंशन करार दिया गया। अमेरिका में इस वक्त 300 म्यूजियम है। अगर 300 म्यूजियम को 300 स्कूलों के साथ मिला दिया जाए तो यही मॉडल हमें मिल सकता है। पाकिस्तान में भी इस मॉडल की बहुत गुंजाइश है, लेकिन इस मॉडल में फर्दर किया क्या गया, मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ उन्होंने म्यूजियम और स्कूल को इकट्ठा नहीं किया, उसे इतना दिलचस्प नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ उन्होंने यहाँ पर कुछ बेसिक तब्दीलियाँ की। इस स्कूल में आउटलाइन बनाई गई एक कोर्स की, और उसके अंदर जो इंचार्ज रखा गया वो स्टूडेंट को रखा गया। स्टूडेंट कंट्रोल में होता है, उसने डिसाइड करना है कि आज उसने किस रूम में जाना है और जाकर उसने कौन सी एक्टिविटी करनी है। आउटलाइन पूरी की पूरी बनी हुई है, लेकिन उसमें हर चीज़ उसे क्लास में बिठा के नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि वो खुद जाता है, जाकर एक्टिविटीज़ करता है, फिर वो दूसरी एक्टिविटीज़ करता है। तो कंट्रोल बच्चे के पास होता है और पेरेंट्स और टीचर उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसे फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। बहुत अहम पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो फर्नीचर है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। फर्नीचर आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, कुर्सी को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, टेबल्स को आपस में जोड़ सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं, टेबल्स को अलग कर सकते हैं। मूवेबल चीज़ें हैं, मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। बच्चों को ये कहा गया कि आपने एक जगह पर स्टैटिक नहीं बैठना, और स्टैटिक बैठना तो वैसे भी तालीम और लर्निंग के लिहाज से अच्छी चीज़ नहीं है। टीचर्स अपनी क्लास का फर्नीचर खुद सेलेक्ट करते हैं। हर क्लास का फर्नीचर डिफरेंट होता है, क्योंकि टीचर अपनी क्लास का फर्नीचर खुद ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है कि उसको किस किस्म के फर्नीचर की ज़रूरत है। मैं ये भी बता दूं कि फर्नीचर को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिसमें ग्रुप एक्टिविटी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर बैठकर पढ़ सकें। इस स्कूल में एक मेकर शॉप भी है जहां पर बच्चे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, वुड वर्क करते हैं, लकड़ी का बहुत काम करवाया जाता है। बच्चे लकड़ी का काम सीखते हैं और लकड़ी के से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाते हैं। बच्चे पानी से खेलते हैं और चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, पानी स्प्रे करते हैं एक दूसरे के ऊपर, उस पर रिसर्च करते हैं, वाटरफॉल देखते हैं, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों पर चढ़ते हैं, उतरते हैं। यानी वो चीज़ें जो हमारे स्कूलों में सोची भी नहीं जा सकती। इस स्कूल में मैग्नेटिक वॉल्स हैं जिन पर मुख्तलिफ किस्म की ज्योमेट्रिक शेप्स लगाई गई हैं, आर्टिफैक्ट्स लगाए गए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे म्यूजियम में चलते चलते आप देखते हैं। इस स्कूल के क्लासरूम्स को सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बनाई गई, बल्कि जो कॉरिडोर्स हैं उनको भी उतनी ज़्यादा तवज्जो दी गई है और उनको भी वैसे ही सजाया गया, क्योंकि इस स्कूल के बनाने वालों का ये मानना है कि कॉरिडोर्स में बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए सिर्फ क्लासरूम को ही तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि एंट्रेंस को, कॉरिडोर्स को, रूफ को, सामने वाली जगह को, स्कूल के हर जगह पर देखा गया है कि बच्चे यहाँ से क्या सीख सकते हैं। इस स्कूल में गार्डनिंग भी करवाई जाती है। रूफ पर रूफ गार्डन्स बनाए गए हैं जहां पर बच्चे लेटस भी उगाते हैं और भी बहुत किस्म की सब्जियां उगाते हैं। गार्डनिंग कंपलसरी है स्कूल में। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि मेरे बस में अगर हो तो मैं पाकिस्तान के हर स्कूल में गार्डनिंग को कंपलसरी करार दे दूं, क्योंकि गार्डनिंग दिमाग के लिए, बागबानी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी ज़्यादा रिसर्च इस चीज़ पर है कि बागबानी बच्चों के दिमाग को और बुज़ुर्गों के दिमाग को, जवानों के दिमाग को बहुत ज़्यादा अच्छा रखती है। और उसके साथ साथ बच्चों को दरख्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दरख्तों पर चढ़ने से बच्चे की वर्किंग मेमोरी 50% ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद ही कोई और एक्टिविटी हो जिससे बच्चे की वर्किंग मेमोरी 50% बढ़ सके, लेकिन दरख्तों पर चढ़ने से बढ़ जाती है।
स्कूल में हाइड्रोपोनिक लैब भी है जहां पर पौधे लगाए गए हैं। मिट्टी में पौधे नहीं लगाए गए बल्कि मिनरल्स में और पानी में पौधे लगाए जा चुके हैं। मैं आपको यहां पर एक हाइड्रोपोनिक लैब दिखा रहा हूं। ये लैब स्कूल की नहीं है, ये इमेज स्कूल का नहीं है क्योंकि मुझे स्कूल का इमेज मिल नहीं सका, इसलिए मैंने एक वैसे आपको रेफरेंस के तौर पर एक हाइड्रोपोनिक लैब दिखाई जहां पे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में पौधों को रखा जाता है और वो ग्रो करते हैं। यहां पर आपको किसी किस्म की मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। आर्ट विंग भी बनाया गया है। आर्ट विंग में बच्चे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें डिज़ाइन करते हैं और वो लगाते हैं, वो प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। टीचर्स का कहना यह है कि हम बच्चों को प्रोसेस से गुजारते हैं और वो प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। हम उनको गोल की तरफ लेकर नहीं जाते, यानी कि हम उनको ये नहीं बताते कि आपने इस क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेनी है, सेकंड लेनी है या थर्ड लेनी है, बल्कि हम उनको ये कहते हैं कि आपने आज ये चीज़ डिज़ाइन करनी है तो चलें आज हम ये चीज़ डिज़ाइन करते हैं। बच्चे बीच में नीचे भी गिरते हैं यानी फेल होते हैं, वो दोबारा उठते हैं, फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ माइंडसेट बच्चों का बनाया जाता है और बच्चों को गोल की बजाय प्रोसेस में से गुजारा जाता है और उसको एंजॉयबल बनाया जाता है। उस प्रोसेस को इतना दिलचस्प बनाया जाता है कि बच्चे उसे एक खेल की तरह लेते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि स्कूल में एक और बड़ी अच्छी चीज़ की जाती है। मैं बड़े अरसे से ये सोचता था कि हम जब भी क्लास में ग्रुप बनाते हैं, हम जब लर्निंग के ग्रुप बनाते हैं तो हम हॉरिजेंटल ग्रुप्स बना देते हैं, यानी एक क्लास में 5 बच्चों को उठाते हैं उसी क्लास के, उसमें से ग्रुप लीडर बना देते हैं, 4 बच्चों को उसके मातहत बना देते हैं और एक्टिविटी दे देते हैं। अब उस क्लास में एक कंपटीशन शुरू हो जाता है क्योंकि वो बच्चे तकरीबन सेम कैडर के होते हैं, उनमें से ग्रुप लीडर बना दिया, बाकी लड़ना शुरू हो गए और उस वक्त जब तक उन्होंने एक्टिविटी करनी है या कोई रिपोर्ट जमा करानी है, लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं। उससे बेहतर तरीका यह है कि आप वर्टिकल ग्रुप्स बनाएं, यानी आप अगर 8वीं क्लास में ग्रुप बनाना चाहते हैं तो 8वीं क्लास के बच्चे को, एक बच्चे को लें और उसे ग्रुप लीडर बना दें और 7वीं से 2 बच्चे ले लें, 6ठी से 2 ले लें, 3 ले लें, 5वीं से ले लें, नीचे एक ग्रुप बनाएं और उस बच्चे को लीडर बनाया जाए। एक तो इससे यह फायदा होगा कि वो बच्चा जो ग्रुप लीडर है उसमें लीडरशिप क्वालिटी पैदा होगी और वो लड़ाई झगड़े में सब नहीं लगेंगे क्योंकि अब आपने एक हायरार्की बना दी है। और दूसरा फायदा ये होगा कि छोटे बच्चे बड़े बच्चों से बड़ी जल्दी सीखेंगे। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को कंट्रोल करेंगे तो उससे बड़ा सीखेंगे कि अच्छा छोटे बच्चों को किस तरीके से हमने लेकर आना है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। अब ये 8वीं क्लास का बच्चा जो कि अब ग्रुप लीडर बन चुका है, हो सकता है आप एक 12th क्लास का ग्रुप बनाए और उसमें इसको एज टीम मेंबर डाल दें, तो ये टीम मेंबर के तौर पे भी काम कर रहा है और उसके साथ साथ ग्रुप लीडर के तौर पे भी काम कर रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि स्कूलों को सीरियसली इस मॉडल की तरफ सोचना चाहिए कि हमें एक क्लास में सारे ग्रुप्स नहीं बनाने चाहिए बल्कि मल्टीपल क्लासेस के ग्रुप बना के 8वीं क्लास के बच्चों को लीडरशिप की ट्रेनिंग देनी चाहिए। कल 7वीं 8वीं क्लास में आएगी तो उनको ये लीडरशिप की क्वालिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर छोटे बच्चे जैसे जैसे वो 8वीं क्लास में आएंगे तो 8वीं क्लास में उनको लीडरशिप की क्वालिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। स्कूल में ऐसा किया जाता है, लेकिन मैं बड़े अरसे से इस चीज़ पर सोचता आ रहा हूँ कि हमें यही काम करने चाहिए, हमें वर्टिकल ग्रुप्स ज़रूर बनाने चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूँ कि स्कूल में ना तो कोई बुलेटिन बोर्ड है और ना ही कोई चॉक बोर्ड है। LEDs का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बुलेटिन की बजाय बच्चों को सीना बसीना इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ प्लेग्राउंड्स ऐसे बनाए जाते हैं जहां पर यह देखा जाए कि बच्चे किस तरीके से एक दूसरे के साथ ग्रुप बना सकें। प्लेग्राउंड इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं और उनमें चैलेंजेस होते हैं। ऐसे प्लेग्राउंड नहीं बनाए जाते बोरिंग किस्म के बस आप जाके बैठे रहें और कोई काम ना करें। प्लेग्राउंड्स में चैलेंजेस रखे जाते हैं, ऐसी चीजें लगाई जाती हैं जो कि चैलेंजिंग हो और ग्रुप में बच्चे उसको पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों को कोलैबोरेशन की तरफ, एक दूसरे से मिलजुल के सीखने में और काम करने में, सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा लाया जाता है। 2022 की ये बेहतरीन इन्वेंशन थी और अब अमेरिका में बहुत से ऐसे स्कूल आपको अगले चंद सालों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्या हम भी अपने मुल्क में ऐसे स्कूल बना सकते हैं? क्या हम भी थोड़े बजट के साथ इतने इंटरेस्टिंग स्कूल बना सकते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को इस तरीके से आगे बढ़ा सकें? मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा और आप अगर स्कूल के प्रिंसिपल हैं या स्कूल की मैनेजमेंट में हैं तो आप कुछ ना कुछ इनमें से आइडियाज़ अपने स्कूल में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और उनसे फ़ायदा उठाएंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को स्कूलों तक पहुंचाते रहिए।